आज हम बात करेंगे मैकेनिकल वेंटिलेशन के बारे में एंड दिस चैप्टर्स कम्स अंडर बिल्डिंग सर्विसेज थर्ड अकॉर्डिंग टू द SPPU curriculum. This is my small intro. I will skip this slide. Okay. So in this presentation, I will discuss about what is the ventilation system and how we designing are the basic steps, then the procedure and then the typology, then after the technology used in the ventilation like energy and heat recovery ventilation system, then there is the small comparison between those two systems, and then after that what NBC says about the mechanical ventilation and the end with references. Okay. Okay, so this is our schematic diagram for the ventilation system. So actually this is the schematic diagram. It's not showing like a room or वो तो मैं इसके जो basic terminology है ना उसको explain कर रहा हूँ. तो बेसिकली वेंटिलेशन जो पार्ट होता है वो हमारा जब हम एक सेंट्रल एसी करते हैं, सेंट्रल एयर कंडीशन एक्सेप्ट किचन और दिस टाइप ऑफ एरिया. सो जब हम किसी भी बिल्डिंग में होल सिस्टम में HVAC डिजाइन करते हैं तो उसमें वेंटिलेशन एक पार्ट होता है जिसको हम प्रॉपर्ली डिजाइन करते हैं. तो अगर हम इस रूम की बात करें तो ये एक जो सिमेट्रिक डायग्राम के हिसाब से इट्स अ सिंगल लाइन, इट्स रिप्रेजेंट टू अ वन रूम. So this inlet system is represent to the supply air system जो कि हमारे रेफ्रिजरेशन के थ्रू HU प्लांट के थ्रू फिल्टर होकर के आती है. एंड दिस इज फॉर रिटर्न एयर डक्ट. तो हम यहाँ पे इजिली देख सकते हैं कि हमारी जो रिटर्न एयर डक्ट है तो उसका कुछ अमाउंट होता है जो कि डायरेक्टली हम उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं बाहर के एनवायरनमेंट में, एंड देयर फ्यू अमाउंट हम उसको टर्न करके थ्रू अदर क्लीनर मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उनको हम डाइवर्ट कर देते हैं हमारे AHU के चैम्बर की तरफ. ताकि क्या होता है उससे कि रूम में हीट जो भी एयर गर्म होती है, जो वार्म एयर कॉन्सेप्ट से, तो जनरली होता क्या है कि वो बाहर की कंपैरेटिवली एयर से कम ही गर्म होती है. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा एयर का अमाउंट जो है वो हम रिप्लेस नहीं करते. ठीक है, देयर आर वेरी दिस इज द पार्ट दैट इज मीनिंग अबाउट द कैलकुलेशन. तो ये हमें डिसाइड करना होता है कि आफ्टर कैलकुलेशन कितने परसेंट एयर हमको रिटर्न एयर डक्ट से लेनी है और कितना हमको फ्रेश एयर इनलेट करना है. इट इज द अनदर पार्ट ऑफ द HVAC कैलकुलेशन. So generally the main purpose of this schematic diagram is कि हमारे किसी सप्लायर एक पर्टिकुलर जिस रूम को हमको प्रॉपरली एयर कंडीशन करना होता है उसमें दो चीजें पार्ट होती हैं. देखा जाए तो सप्लाई एयर डक्ट एंड द सेकंड वन इज द रिटर्न एयर डक्ट. सो जो रिटर्न एयर डक्ट का पार्ट है वो हम लोग आज वेंटिलेशन में बात करेंगे इसके बारे में. एंड देन देख सकते हैं, इसलिए अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि उस रिटर्न एयर डक्ट के हम पार्ट को थोड़ी एक आफ्टर द कैलकुलेशन द फ्यू अमाउंट ऑफ देयर हम डायरेक्टली एनवायरनमेंट में उसको ओपन कर देते हैं. देन द फ्यू एयर अमाउंट को हम लोग डाइवर्ट कर देते हैं अपने HU प्लांट की तरफ. उसके अलावा ये जितने भी टर्मिनोलॉजी है ये सब हम बात करेंगे जनरली हम एयर कंडीशनिंग जब बात करेंगे. बट उस बिसाइड जिस हम दो टर्म इसमें है, इनफिल्ट्रेशन एंड एक्सफिल्ट्रेशन, ये दो टेक्निकल टर्म हम इसमें बात करते हैं. इनफिल्ट्रेशन जनरली क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि कोई भी जब विंडो या फिर डोर जो होता है वो प्रॉपरली एयर टाइट नहीं होता, उसके थ्रू उनके गैप्स के थ्रू जब एयर बाहर से अंदर आती है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इनफिल्ट्रेशन. और उसी प्रोसेस के थ्रू अगर बाहर अंदर से एयर हवा जब बाहर की तरफ जाती है सो दैट कैलकुलेशन कम्स अंडर एक्सफिल्ट्रेशन मेथड. So next, so what is the basic steps for the ventilation design? So firstly अभी हम इसको कैलकुलेशन मोड में नहीं पढ़ रहे हैं, जस्ट एक जनरली कि हाँ कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं जब हम किसी जगह की वेंटिलेशन के लिए डिजाइनिंग के बारे में बात करते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप से चूज वेयर यू वांट टू वेंटिलेट, मतलब कि किसी बिल्डिंग का वो पर्टिकुलर स्पेस या पर्टिकुलर लोकेशन कि जहाँ पे हमको वेंटिलेशन को ज्यादा जोर देना है या फिर एक रिक्वायर्ड यहाँ पे ज्यादा है या यहाँ पे कम है. तो ये चीजों को सबसे पहले कंसीडर करना कि चूज वेयर यू वांट टू वेंटिलेशन. दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप फॉर एनी ventilation design in the building. Then second step, determine the equipment you may need in the ventilation design.
देखिए इस प्रेजेंटेशन में हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन की, सो दैट्स व्हाई अदरवाइज अगर हम बात करते हैं नेचुरल वेंटिलेशन की देन हम लोग बात करते हैं पैसिव ट्रीटमेंट पे, बट अभी हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन पे। सो दैट्स व्हाई कि हमको किस टाइप के इक्विपमेंट चूज करने हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, लिविंग एरिया है, बेसमेंट है या फिर बाथरूम है, तो हमको उसी के अकॉर्डिंग अपने इक्विपमेंट चूज करने पड़ेंगे। लाइक जैसे बाथरूम है, सो वी डू द एग्जॉस्ट व्हेन यू यूज द एग्जॉस्ट फैन, या फिर अपने रूफ के या किस मेथड के थ्रू करना चाहते हैं, वॉल के थ्रू या रूफ के थ्रू। तो इस चीज को हमको डिसाइड करना पड़ता है इन द सेकंड स्टेप, कि हमारा इक्विपमेंट कौन सा होगा, कितना होगा और किस कैपेसिटी का होगा। Okay, sorry. So the third one is the based on the our calculation, like कि according to the our volume, कि how many ventilation is required, किस purpose से और कहाँ पे required होंगे, किस तरीके से हमको उनको fixed करना होगा। So that is the third method, कि do the mathematical calculation, small mathematical calculation, then after that उनको उनको कितना fix करना होगा। Then the fourth step is the paying attention to the makeup air और मेकअप एयर फ्लो रेट इज वेरी बेसिक थिंग। लाइक जो हवा हमने अंदर से बाहर की तरफ उसको एग्जॉस्ट किया है, तो हमको मेकअप एयर लेने के लिए बाहर से कितनी हवा उसके लिए हमको चाहिए होती है, उसको हम लोग जनरली मेकअप एयर बोलते हैं। तो इसका एक मैं एग्जांपल बताता हूँ एयर कंडीशनिंग हीटर में। बेसिकली क्या होता है कि जितने भी हम लोग एसी यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो हवा को एयर कंडीशनिंग करता रहता है हमारे बॉडी के हिसाब से। बट होता क्या है उसमें जनरली, कि हम लोग जब रेगुलर उसमें अपना प्रोसेस करते हैं रेस्पिरेशन का, सो उसमें मेनली क्या होता है कि CO2 जो है वो हमारे एयर में रिलीज होती जाती है, एंड O2 का जो परसेंटेज है वो घटता जाता है। तो हमको क्या है कि वो एयर कंडीशन तो होती है, टेम्परेचर तो उसका होता है एयर का, बट उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि बार बार वही हवा जब हमारे बॉडीज में जाती है, तो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में, हमारे पल्स रेट में काफी सारी चीजों में चेंजेस आते हैं। तो दैट्स वाई क्या होता है कि हम लोग उस एयर सिस्टम में देयर आर फ्यू अमाउंट ऑफ द एयर हम लोग बाहर के एनवायरनमेंट से लेते हैं, जिसको हम लोग मेकअप एयर बोलते हैं। So I think it's clear. So I'll go to the next slide. Then this is the procedure. This is the system procedure. This is a totally mathematically formula based procedure. So I'm not discussing the any formula in this slide, but there are the 8 step from one by one, कि जिससे हम अगर जब हम मैकेनिकल वेंटिलेशन डिजाइन किसी बड़े लेवल पे कर रहे हैं, तो देन हमको ये सब चीजें वन बाय वन स्टेप हमको ध्यान देनी होती है। जिसमें फर्स्टली क्या होता है, हमारी उस बिल्डिंग का हीट और कूलिंग लोड, ये दोनों हमको देखना पड़ता है, कंटेनिंग बोथ सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टाइप ऑफ हीट सिस्टम। देन द सेकंड सिस्टम, कि हमको कितना एयर चेंजेस रिक्वायर्ड होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द पीपल सर्विंग इन द बिल्डिंग और देयर एक्टिविटी ऑफ द पीपल। देन थर्ड थिंग द टेम्परेचर ऑफ इनलेट एयर, कि बाहर से आने वाली अंदर हवा का टेम्परेचर कितना है, उसके बेसिस पे हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। देन द फोर्थ ऑफ द मास ऑफ द एयर, कितना हम एयर का मास अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं एयर का, तो उसकी एक स्टडी। दैट अमाउंट ऑफ द एनर्जी एंड टेम्परेचर लॉस इन इक्विपमेंट, दैट इज अ टॉपिक रिलेटेड टू द मैथमेटिकल इन आवर प्लांट और our mechanical instruments. Then the sixth one is the property that can be achieved the output of components such as heater, washer. Like इसमें हम ये चीज समझ सकते हैं कि जो हमारे अंदर यूज होने वाले कंपोनेंट हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज, उनकी क्या एफिशिएंसी है, तो उसके बारे में कैलकुलेशन। देन द कैलकुलेट द साइज ऑफ द बॉयलर और हीटर, because they are the main part. Then the eighth one is the finding the sizing of the duct system. Like जो भी हवा हमको जहाँ वेंटिलेट करनी है, तो हमको डक्ट का एक प्रॉपर साइज क्या होगा, that is the last step in the ventilation designing procedure. Next is the, so basically इसमें हमने मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम के बारे में बात किया हुआ है कि जनरली क्या होता है कि अगर हम अपनी बिल्डिंग में वेंटिलेशन थ्रू वॉल, विंडो या विंडो ओपनिंग्स या वॉल में ओपनिंग्स या रूफ के थ्रू करते हैं, तो दैट इज अ पैसिव ट्रीटमेंट टेक्निक, तो दैट कम्स अंडर नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम। लेकिन जब भी हम बात करते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम की, इट्स रिलेवेंट टू द आवर मैकेनिकल कंपोनेंट विद यूज थ्रू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, so that type of the system comes under mechanical system.
So that all things are I have mentioned in their English, so I'll just skip. तो अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप के मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम हो सकते हैं. बिफोर दिस एक्सप्लेनिंग दिस आई विल जस्ट इन्फॉर्म टू यू कि इन द सम बुक्स I have referred so many books, but I got only three types of system. But I have heard that there are some fourth part, like there is the plenum type of ventilation. So I will not cover that section, plenum ventilation. But I referred those books, so now they have classified only three types of ventilation. So I have mentioned mainly three types of classification in my presentation. So the first one is the exhaust only ventilation system. So in this type of system, basically, just if we go through the figure, तो इसमें क्या होता है कि exhaust only ventilation system. तो इसका मीनिंग ये है कि लाइक कि अगर हम लाइक अगर हमारी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग पे हम एक एग्जॉस्ट फैन लगा रहे हैं और वो खाली हवा अंदर से बाहर फेंक रहा है. सो जनरली क्या हुआ कि मैकेनिकल वेंटिलेशन के थ्रू हम अंदर की इनसाइड की एयर है जो है वो हम मैकेनिकल सिस्टम के थ्रू प्रेशर के थ्रू बाहर की तरफ फ्लो कर रहे हैं. अब होगा क्या कि जो अंदर की जो एयर है वो रिप्लेस कैसे होगी, थ्रू द अदर मेथड लाइक थ्रू द विंडो या फिर नेचुरली मेथड कहीं गैप के थ्रू, मे बी समटाइम्स इट्स कम्स टू द इन्फिल्ट्रेशन मेथड. तो वो बिकॉज कैविटी तो पॉसिबल होगी नहीं, सो एयर कहीं ना कहीं से अपने आप को रिप्लेस कर लेगी. तो बट हम लोग जो एयर को बाहर कर रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं, वो थ्रू द मैकेनिकल सिस्टम कर रहे हैं. सो इन द अनदर वर्ड इसको हम लोग निगेटिव प्रेशर सिस्टम भी बोलते हैं. आपको ये अदर बुक्स में कहीं पे भी निगेटिव सिस्टम, निगेटिव एयर प्रेशर सिस्टम के थ्रू भी हम लिखा मिल सकता है. सो द अनदर टाइप is a supply only ventilation system. So supply only system means कि like हमने एक फैन को वॉल पे प्लेस किया है जो कि केवल बाहर की हवा को अंदर की तरफ प्रेशर करके फेंक रहा है. इट्स लाइक एन जब हम लोग कभी किसी अपने घर में कूलर प्लेस करते थे तो वो बेसिकली यही काम करता था कि बाहर की हवा को तेजी से शक करके उसमें वेलोसिटी ऐड करके देन फ्लो इन इनसाइड डायरेक्शन. तो अगर उस टाइप के वेंटिलेशन की बात हम बात करते हैं so, वो इट्स कॉल्ड सप्लाई ओनली वेंटिलेशन सिस्टम, और इन अनदर वर्ड से ऐसा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन सिस्टम. और जब हम एग्जॉस्ट ओनली वेंटिलेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हमारा बाथरूम या इन सब, बिकॉज वहाँ पे हम लोग एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं जो कि अंदर की ह्यूमिड एयर या जैसे भी एयर होती है ऑडियो सो उसको बाहर की तरफ फ्लो करता है. तो बाकी एयर जो है वो अपने किसी न किसी थ्रू मेथड के थ्रू डायरेक्टली नेचुरली मेथड के थ्रू रिप्लेस हो जाती है. So this is our second system, that is called the supply only system. And the third one is called the balanced ventilation system. So in this type of ventilation system basically have two things. So firstly what we do कि हम लोगों ने अंदर की जो एयर है उसको एग्जॉस्ट फैन के थ्रू बाहर की तरफ उसको एनवायरनमेंट में वेंटिलेशन किया हुआ है. एंड देन क्या हुआ है कि अनदर जो एयर है हमारी फ्रेश एयर है या फिर कंडीशन एयर है उसको हम लोगों ने उस पर्टिकुलर रूम में उसको सप्लाई किया. तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये हमारा ही जनरली HVAC या एयर कंडीशनिंग प्लांट का वर्क होता है. क्योंकि क्या होता है कि हम डायरेक्टली पूरी हवा हम वेंटिलेट कर देंगे और फिर बाहर से पूरी फ्रेश हवा लेंगे तो हमारा जो रूम है वो प्रॉपर कंडीशन नहीं हो पाएगा. So in that case what we do कि हम लोग there are some amount of the air according to the calculation कि इतना required है, then we do the ventilation and then some amount of air taken of fresh air and then we taken a ventilated air and then do the treatment through our HU unit and then the supply into the particular space. So that type of system where we used supply air and the exhaust air through the mechanical system is called the balanced ventilation system. So these are the three types of classification I have got in various book. Okay. So there are two mechanical instruments that is called the ERV and HRV. So they are the basically used in the ventilation system.
ventilation used as a ventilation component, as a mechanical component. So what they actually work, तो if बात करें हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल की, तो अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको इसको समझाता हूँ, लाइक जैसे ही बहुत ही गर्म वाले कंट्रीज हैं, लाइक गल्फ कंट्रीज में दुबई और इन सब जगहों पे, यहाँ टेम्परेचर जनरली 50 डिग्री सेल्सियस और ये रहता ही है। तो उन एरिया में केसेस में क्या होता है कि हमारी जो एयर होती है इनसाइड एयर, वो आउटसाइड के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है। तो अगर हम अपनी पूरी एयर बाहर जो पार्ट सप्लाई कर देंगे, तो इट्स ओके फॉर फ्रेश एयर इनलेट ऑप्शन, बट जो एयर को हम डाइवर्ट करते हैं, तो जनरली क्या होता है कि उस एयर में जो अमाउंट ऑफ द हीट होती है वो बाहर वाली अमाउंट ऑफ द हीट के कंपैरेटिवली कम ही होती है। तो इन दिस केसेस में हम लोग को क्या करते हैं कि जो हम हमारी जो एयर में हीट जनरेट हुई है हमारे एक्टिविटी से, अंदर रहने वाले लिविंग पर्सन के थ्रू एक्टिविटी, जो पर्सन के थ्रू एक्टिविटी हो रही है या उनसे जो भी हीट जनरेट होती है रेडिएशन या अदर मेथड के थ्रू, तो उस हीट को खाली हम बाहर की तरफ, बाहर के एनवायरनमेंट में रिप्लेस कर देते हैं। सो दैट टाइप ऑफ मशीन जो भी कंपोनेंट होती हैं उनको हम लोग अगर वो एनर्जी फॉर्मेट में वो चेंज कर रही हैं तो दैट इज बी सेड एज एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी रिकवरी वेंटिलेटर। और इट्स अगर वो हीट फॉर्मेट में बाहर सप्लाई कर रही है, एयर में अपनी हीट को कंडेंस कर रही है, सो दैट इज कॉल्ड द हीट रिकवरी वेंटिलेटर। सो दोनों के प्रोसेसिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों यही काम करती हैं। दोनों मशीन इज द सेम, HRV एंड ARV। इन दोनों एयर को जनरली हम लोग सेमेटिक डायग्राम में जिस एयर को वेंटिलेशन के लिए हम लोग मोड़ते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वहां पे उसके पहले लगाया जाता है ERV एंड HRV। इट्स लुक लाइक एन डक्ट, इट्स अ बॉक्स, तो जो कि हम लोग डायरेक्टली डक्ट में ही उसको प्लेस करते हैं। सो जिस इस टाइप का जब हम अपनी एयर इनसाइड एयर के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड द ERV और HRV। So again, this is the heat recovery ventilator. So we use in our ventilation duct. So what is the basic difference between ERV and HRV? So according to the statement, so the best choice between actually दोनों both are the same, but selection according to the our efficiency का using का है। तो ERV and HRV का बेसिक डिफरेंस यही है कि अगर आपका जो घर है वो बहुत ज्यादा उसमें मॉइस्चर है, इन अ विंटर के केस मोर देन 60%, तो उस केसेस में हमारा HVRV सुटेबल होता है। अदरवाइज अगर मॉइस्ट कम है तो हमारा एनर्जी रिकवरी वेंटिलेटर सुटेबल होता है। सो बोथ आर द फंक्शनिंग सेम, बट हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। इसके अलावा ERV एंड HRV में कोई डिफरेंस नहीं होता है। Okay, so what NBC says about our mechanical ventilation system? So for uh, according to NBC, our the objective regarding ventilation. So that is the ventilation is the process of a changing air in a enclosed space. किसी enclosed area का air change करने के process को that's they said it's a ventilation. So a portion of the air in the space should be continuously withdrawn and replaced by fresh air drawn from the outside to maintain required level of air purity, health, comfort and safety of building equipment. जनरली यही कहना चाह रहे हैं ये भी कि कॉन्टिन्यूसली जो एयर है वो बाहर की फ्रेश एयर के साथ एक्सचेंज होती रहे टू मेंटेन रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एयर की प्योरिटी, उसकी हेल्थ एयर की एंड कंफर्ट एंड सेफ्टी ऑफ द बिल्डिंग इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग। So why we ventilation required? The first thing is the oxygen level content, ऑक्सीजन कंटेंट का परसेंटेज बढ़ाने के लिए। देन बी टू प्रिवेंट कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर को बाहर रखने के लिए या कम वैल्यू को उसको मेंटेन करने के लिए। देन तीसरा अगर जो हजारियस गैसेस हैं उनको बाहर एलिमिनेट करने के लिए, लाइक CO2 एंड NO टर्मिनोलॉजी, NO प्रोडक्ट एंड SO2 बेस्ड प्रोडक्ट gases. So then the fourth one is the odor and other contaminants like our volatile oxygen compound and the tobacco and the smokes and the other smells. Then then another one is the colobacteria. So to prevent fungi and other bacteriological reaction, bacteriological element. Then the last one is the heat. So to remove the heat present in the air, to removed by the mechanical instrument or mechanical component through the mechanical component. So that theoretical statement says by the NBC.
So what are the basic ventilation strategies? So I have already explained. So that is the same. There is a word only difference. So the first one is called the mechanical extract natural supply. So I have already explained to you. So in this type of system, हमारी जो enclosed space की air होती है उसको हम लोग mechanical system के through बाहर के environment में extract कर देते हैं. So obviously है कि mechanical extract and supply via natural like through the infiltration method or maybe the window is open. So that thing is. The second one is called the mechanical supply and natural extract. I give the example of the cooler. So so we we supply air through the mechanical instrument and the extract of the air via exfiltration or maybe window or other any opening is opened. Okay. And the third one is called the both supply and extract system are by the mechanical through the mechanical system. So that called we say in another word is a balanced ventilation system. So that system will be also used in our HVAC. I already told you. Okay. So through there are some few equations or tables are introduced by the NBC. So I will just explain one by one. The first one is the formula for ventilation for heat control. और कि कितना अमाउंट पे हमारी हीट है, तो इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास देयर इज अ फॉर्मूला. सो QS, सो एयर वॉल्यूम फ्लो रेट, इट्स रिप्रेजेंट मीटर क्यूब पर आवर हमको कितना चाहिए. देन देयर इज द फैक्टर 3.462, that is multiplied by HS. So that is called the sensible heat load. The value comes in a kilocalorie per hour. Then after that the delta T is the temperature difference, allowable temperature rise in a degree Celsius. And these are the table number 11 shows in the NBC 2016. So this is represent to the air changes uh, hour according to the our building requirement or our typology of building or our space requirement according to that. So through this we can easily check. This is a list of requirement like हमारी किस टाइप की बिल्डिंग है या किस टाइप का वो स्पेस पर्टिकुलरली यूज हो रहा है. वो डांसिंग हॉल है, जैसे पूरी बिल्डिंग डांसिंग हॉल नहीं हो सकती है. So there are few are rooms and the few are the halls and then there are toilets. So we are doing the individual also calculation according to the spaces, or we do the according to the building typology also same. So this one, this column is represent to the requirement, space requirement. This is the represent to the air ACH value. अब बेसिकली ACH क्या होता है ये मैंने कुछ प्रेजेंटेशन में नहीं बताया. तो ACH मैं आपको बता दूं, लाइक अगर कोई एक पर्टिकुलर एक स्पेस है, लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 3 by 3 मीटर का, 3 मीटर लेंथ विड्थ एंड हाइट, इट्स अ क्यूब. सो बेसिकली देखा जाए तो उस स्पेस में कुछ अमाउंट में जो आपकी जो एयर होगी वो वॉल्यूम होगा नियर अबाउट 9 मीटर क्यूब, क्या नो अच्छा 27 मीटर क्यूब. तो अगर हम उस क्यूब स्पेस की बात करें तो उसमें 27 मीटर क्यूब एयर होगी. सो अगर हमारे उस एयर चेंजर्स की वैल्यू 1 है तो उसका मीनिंग है कि उस रूम की रिक्वायरमेंट है कि उसमें 1 घंटे में वो पूरी 27 मीटर क्यूब हवा अंदर से बाहर की हवा से रिप्लेस हो जाए. तो दैट द वैल्यू इज कॉल्ड द 1 ACH. अगर उस रूम की का ACH 4 होना चाहिए, लाइक वहाँ पे बेकरी है या कुछ है, तो अगर उसका जैसे इसके अकॉर्डिंग की बात करें तो बेकरी का जो एयर चेंजर है वो मिनिमम 20 है. तो अगर उस स्पेस में हमको 20 एयर चेंजर्स होना चाहिए तो उसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्टली कि कि उस कमरे में जो भी एग्जॉस्ट लगेगा वो बाहर से अंदर की हवा को 20 टाइम 1 आवर में रिप्लेस करेगा. यानी 27 इंटू 20 उतने वॉल्यूम एयर वो 1 घंटे में रिप्लेस करेगा. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द ACH. ओके. So in the profession जब कभी भी आपको need हो so then you directly refer to this presentation slide. So you can easily found which type of requirement we need for how much amount of air required for ventilation. And this table is basically because अगर हम ventilation की बात करें तो दो जगह पे ventilation की ज़्यादा सबसे requirement होती है except industrial area. So the first one is called the our kitchen area and the second one is called the basement. तो ये जो टेबल है वो जनरली रिप्रेजेंट कर रही है हमारी कॉमर्शियल किचन में कि जो एयर को कैच करने के लिए जो हुड होनी चाहिए, जो कि हम लोग देखते हैं चिमनी का हुड होता है, तो उसका कितना साइज, क्या डायमेंशन, किस
फ्यूम वेलोसिटी के बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करनी है, क्या इक्विपमेंट है, उसके बेसिस पे अगर हमको जो भी कैलकुलेशन करनी होती है थ्रू ही हम लोग इस टेबल पे से करते हैं। इस टेबल के थ्रू हम लोग डेटा चूज करते हैं। Then the another one is the underground car park ventilation. So ये इसमें फॉर्मूले के थ्रू हम लोग इजीली चेक कर सकते हैं कि हमें कितना ACPH इस पार्किंग गैराज एरिया का होना चाहिए। So basically there are two formula used. तो firstly we want to calculate Q. तो हमें Q से पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ द एयर हमको जो है चाहिए क्वांटिटी पे बेसिकली से। तो 9 N इज रिप्रेजेंट टू द नंबर ऑफ कार इन अ पीक यूजर। तो लाइक पीक यूजर मतलब वो जो बेसमेंट है या जो भी है बेसमेंट जितना भी है हमारा अंडरग्राउंड कार पार्क का, तो बेसिकली कितने पार्क के लिए बनाया गया है, डिजाइंड है, लाइक 200 कार, 300 या 1000, 2000 जो भी। तो हम फर्स्टली वो चेक करेंगे। तो वो नंबर वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 2000 या 3000। देन ई एवरेज कार एमिशन पर कार इन ग्राम पर आवर। सो बेसिकली देयर इज द कैलकुलेशन एक स्मॉल है इसके पीछे। तो जनरली मैंने चेक किया हुआ है ऑलरेडी। सो व्हेन यू चेक टाइप ऑन अ गूगल सर्च इंजन, तो उसमें वहाँ पे आपको वैल्यूज मिलेंगी कि किस कार कंपनी का जो है CO एमिशन कितने किलोमीटर के हिसाब से होता है, किलोमीटर के हिसाब से। तो दे हैव समथिंग, मैंने मारुति सुजुकी का चेक किया है। सो दिस इज नियर अबाउट, सबसे लोएस्ट है उसका मारुति का, तो इट्स नियर अबाउट 170 टू 180 ग्राम पर किलोमीटर है। तो मैंने उसको एक उसमें कैलकुलेट किया कि अगर 1 किलोमीटर में वो इतना ले रहा है और द एवरेज स्पीड इसका द 45 अगर हम लेके चलते हैं आवर में 45 या 20 जो भी आप, क्योंकि बेसमेंट में इतनी स्पीड नहीं होती है, तो हम उसके हिसाब से अगर लेके चलते हैं तो एक हमको उस हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि 1 घंटे के हिसाब से एक कार कितना एमिट कर रही है। तो इस वैल्यू के लिए आपको जनरली गूगल से आपको वो टेबल चेक करनी पड़ेगी। देन द व्हाट इज द TM। तो एवरेज टाइम कार रिमेन्स ऑपरेटिंग इन द कार पार्क। तो कोई कार जो होती है वो बेसिकली पार्किंग में कितना समय लगाती है अपने पिक पॉइंट से बैक करके वापस एग्जिट पॉइंट जाने के लिए, उस समय का एक हमें एवरेज टाइम लेके चलना पड़ता है इन सेकेंड्स। तो जनरली देखें हम तो एक वैल्यू की जो कार एकदम आखिरी में खड़ी होती है और जो एकदम स्टार्ट, तो हमको एक एवरेज टाइम लगभग 10 से 12 सेकंड या 20 25 30 सेकंड का एक लेके चलना पड़ता है। जब ये वैल्यू हो जाएगी तो हमारे पास क्वांटिटी कितना अमाउंट एयर हमको वेंटिलेशन करना है वो अमाउंट हमको क्यू के फॉर्मेट में मिल जाएगा। देन वी टेक एरिया एंड हाइट। तो ये दो जो है वो हमारे डिजाइन रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली देखा जाए तो अगर हमें एरिया भी डायरेक्टली निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है 2.5 into 5 is for car parking, and we add the 20% circulation area. Then for H is the ceiling height. So through this we can calculate the our air changes per hour for particular basement. तो जब हमको वो एयर चेंजेस पर आवर की बेसमेंट में वैल्यू मिल जाएगी, देन उसके थ्रू वी कैन ऐड द फैन, एग्जॉस्ट फैन अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस अ वेरी ह्यूज research in that section. So I will just explain a very little small part in the underground car park ventilation. So this two formula are mentioned in the NBC 2016. So these are my the references. So the first is I have taken MBC code 2016 part 2. Then another reference is the linktube.com, and then another is the PIS code 3102 1975. Thank you. जो भी आपके कमेंट हो, whatever is your opinion, please comment on it, or you can directly mail or through contact on my mobile number. And please like and subscribe my channel. Thank you.